सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज विजय और 20 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस 20 मिनट की सीरीज में आज हम चैप्टर 11 देखने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है रेबल्स इन द राज। पार्ट 1, 2, 3 सारा कुछ मिक्स करके बताऊंगा। बीच बीच में लाइक से सब्सक्राइब के लिए बीच बीच में बोलता रहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वैल्यूएबल कॉन्टेंट को देख रहे हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए देखते हैं। मेन बात इस पूरे चैप्टर के अंदर है मंगल पांडे की स्टोरी के बारे में। 20 मिनट की सीरीज में मेन कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा और एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है। इस 20 मिनट की सीरीज में आपको समझ में ये आएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। मंगल पांडे की सीरीज से स्टार्ट हुआ, जिसने मंगल पांडे ने क्रांति स्टार्ट करी। एक सिपाही, नॉर्मल सिपाही, कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी ज्वाला की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है, तो मंगल पांडे उनमें से एक था। मंगल पांडे ने हुआ सीन मंगल पांडे के साथ ये था कि कंपनी के बैरक में मेरठ के अंदर एक इन्फेंट्री फोर्स होती है पैदल वाली, उसमें मंगल पांडे काम किया करते थे। प्रॉब्लम ये हुई कि मंगल पांडे जन्म से ब्राह्मण थे और कहीं से रोमर्स फैलता हुआ ये आया कि ब्राह्मण को एक सूअर की चमड़ी से लगा हुआ लेप, कार्ट्रेज डेली मुँह से काटना पड़ता है, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और ऑफकोर्स जब धर्म की बात आती है तो हम इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीन यही हुआ था कि मंगल पांडे ने पूरी तरीके से क्या किया, म्यूटनी कर दिया, दैट मीन्स विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो कभी भुलाया नहीं भूला जा सकता आने वाले कई सदियों तक। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 के बैटल में जीत गई थी, वही बैटल का सामना उसे 1857 में करना पड़ा था। और ऐसा लग रहा था कि कंपनी का अब अंत हो सकता है। कंपनी में सारे लोग पूरी तरीके से कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो चुके थे। और ये आतंक इतना फैल गया कि मेरठ से शुरू हुआ और नॉर्थ के जितने भी हिस्से आप दिखाई दे रहे हैं मैप में आपको, वहाँ सारी जगह फैल गया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए झांसी हो सकता है, ठीक है। तो झांसी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, झांसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। झांसी है और साथ में झांसी से फिर आपको आ जाता है मेरठ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी जानना है, क्योंकि यहीं शुरू हुआ। और झांसी, रानी लक्ष्मीबाई साउथ के हिस्सों में नहीं फैल पाया, लेकिन नॉर्थ के काफ़ी हिस्सों में फैला। अब हाल फिलहाल यहाँ वहाँ की कहानी नहीं बताऊँगा, मेन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं तो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। 19 मार्च के दिन ये सीन हुआ था। उसके बाद 8 अप्रैल के दिन मंगल पांडे को तुरंत फांसी दे दी गई। 29 साल की एज में, 29 साल की एज क्या होती है, उस एज में फांसी दे दी गई। 6 मई के दिन सारे बैरिक में मेरठ के सभी लोगों से गन छीन ली गई। लोगों को लगा कहीं कहीं फिर सीन ना कर दे, और सिपाही भी। और 10 मई के दिन फाइनली तड़के सुबह 6 बजे सारे लोग निकल गए, बंदों को मार मुर के मेरठ से दिल्ली पहुंचे। 11 तारीख को रेड फोर्ट में पहुंचे और वहाँ पे थे आपके बहादुर शाह जफर सो रहे थे। उठाया उनको, उठो उठो उठो, क्रांति छिड़ चुकी है। वो तो कह रहे बूढ़ा आदमी मैं करूँगा क्या, मेरे से तलवार भी उठाई जाती नहीं है। लेकिन मंगल पांडे तो मर चुके थे, लेकिन सिपाहियों ने कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो जो राजा है वही है, आप ही तो राजा हमारे लिए। तो यहाँ से क्रांति 11 मई से स्टार्ट होती है। क्रांति के ग्रेवी को समझना ज़रूरी है कि क्रांति एकदम से तुरंत नहीं होती है। क्रांति के बहुत सारे बैकग्राउंड में रीज़न चल रहे थे। इन रीज़न को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरी तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। मेन है पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल। ये सारे केसेस आपको पढ़ने ज़रूरी है। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडी अलायंस में नॉर्मल सा ये था कि एक राजा के दूसरे राजा से लड़ाई होती है तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि चलिए चलिए हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अपनी आर्मी दे देंगे, बस शर्त आपको कुछ बातें माननी पड़ेगी। और वो शर्त जो थी वो सब्सिडी अलायंस थी। सब्सिडी अलायंस में जो शर्त थी वो राजा जब मान लेता था तो ऑफकोर्स ऐसे मकर जाल में उसको फंसाया जाता था जिससे उसकी टेरिटरी छीन ही जाती थी। तो इसको हम हिंदी में सहायक गठबंधन प्रणाली भी बोलते हैं। चूक का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्लियर कट बोला था कि जिस भी टेरिटरी में जिसका बच्चा नहीं होगा, जिसका कोई वारिस नहीं होगा, वो टेरिटरी हमें मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये तो गलत चीज़ है ना। कुछ भी बना रहे हो, मतलब आप कुछ भी लॉ बनाते रहे हो और मानना पड़ेगा, ऑफकोर्स मानना पड़ेगा, ऐसा हो रहा था। तो 2 चीज़ें थी। तो सब्सिडी अलायंस के तहत बहुत सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने सारी बातें बोली थी। लॉर्ड बेजलेस ने से बनाया था, 1798 के अंदर बनाया था। ये सारी बातें कही गई थी, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ 4 बातें। उसके बाद था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को एनेक्स करा, जिसमें झांसी एक थे। उनके बेटे नहीं थे, एक तो डेथ हो गई थी और किसी को गोद लिया था उन्होंने। जिसको गोद लिया उसको भी ये लोग मान रहे नहीं है। तो ऑफकोर्स झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहना यह था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कुछ भी कर लो,
कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे झांसी जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के अंडर में थी और पूरी तरीके से बैटल में ये लोग साथ आए थे। फिर वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है, फिर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, वो था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में ऐसा कहा जाता है कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे तो उन लोगों ने किस तरीके से 1813 का चार्टर लेके आए थे। 1813 का चार्टर मतलब ये था कि चाइना से अगर कोई व्यापार करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, और ये मोनोपोली उन्होंने इंडिया के साथ रखी और ये बिल्कुल गलत था। बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि मतलब मान लीजिए कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी सामान बिकना या खरीदा जाएगा तो वो इंडिया के लोग सिर्फ ब्रिटेन से ही खरीदेंगे। एक ये बना दिया, ब्रिटेन के लोग चाइना से खरीदेंगे, ये बना दिया। तो इसलिए छोटे छोटे जो हमारे इंडिया के अंदर आर्टिसंस थे, क्राफ्टमैन थे, उनकी लाइफ बद से बदतर हो गई और जो पुराने जमींदारी सिस्टम थी वो भी खत्म होने लगी और जमींदारों से उनकी जमींदारी भी छीन ली गई। तो ये इकोनॉमिक कॉज था। और सोशल और कल्चरल कॉज तो ये था कि रंग के बिहाफ पे, लैंड फॉर्म के बिहाफ पे, विडो रीमैरिज के बिहाफ पे, इंग्लिश दे दिया इन्होंने, हमें वो दे दिया, रेलवे का इंट्रोडक्शन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में तब्दील करवा रहे हैं। और आप अपने एक छोटे में बच्चों के यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ओम बनवा लेते थे बच्चे, तो इवन वो भी तक मना कर दिया। अब यहाँ पे आप हाथ पे नहीं ले सकते, जयशंकर बोले फलाना ढिमकाना, तो ये सब नहीं देख सकते। अंग्रेजों ने कहा कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ड्रेस कोड होगा आपका। तो सोशल और रिलीजियस कॉज में ये सिपाही भी नाराज हो गए कि कोई बंदा अल्लाह का कुछ पहनना चाहता है वो नहीं पहन सकता, कोई सिख पगड़ी पहनना चाहता है वो नहीं पहन सकता। हाँ, सिख पगड़ी पहन सकते थे, लेकिन सिख के और भी चीजें हो सकती ना, गिरबान रखना या कुछ कड़ा पहनना, ये सब नहीं था। तो ये चीजें नहीं थी उस टाइम पीरियड में, तो ये भी एक दिक्कत थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में घपलेबाजी वो इसी टाइम पीरियड पे लेके आए थे। इससे पहले हमारा भारतीय जो था ना वो घपलेबाजी नहीं करता था, तो ये हमारे भारतीयों की खासियत थी। तो घूस यहीं से शुरू हुई। इंडियंस लोग जो थे हायर पोस्ट पे जाने नहीं देते थे, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था जिससे जो निचली कैटेगरी के लोग थे वो खिलसते थे, ये तो गलत है। फिर मिलिट्री कॉज में ऑफकोर्स मिलिट्री के लोगों को क्या कहते हैं, कार्टेज जो था, कार्ट्रेज वो सूअर की चमड़ी के लेप से बनाया गया था, तो ये सबसे बड़ा मिलिट्री कॉज था। उसके बाद क्या कहते हैं, अब बात करते हैं जब ये सारे कॉज हो रहे थे तो इन सारे कॉजेज में से फिर हम देख सकते हैं कि कहां कहां से किन किन लोगों ने क्या कहते हैं कहां कहां से सपोर्ट किया था। और ये 6 मार्क्स का आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि कौन कौन बंदा कहां कहां से इस लीडरशिप में रोल निभा रहा था। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली से ऑफकोर्स उनकी तबीयत खराब थी, तो उनके जनरल थे बख्तन खान, है ना, बख्त खान सॉरी, ये लड़ रहे थे। उसके बाद कानपुर से अगर हम बात करें तो कानपुर से हमारे नाना साहब पेशवा जो थे ऑफकोर्स ये थे, और इनके नाना साहब पेशवा जो थे वो ऑफकोर्स बाजीराव सेकंड के पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे नाना साहब, ये लड़ रहे थे। और झांसी से ऑफकोर्स क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई थी, और लखनऊ से ब्रजेश कादर, क्योंकि नवाज वाजिद अली शाह को तो निकाल दिया गया था, तो उनकी वाइफ और ब्रजेश कादर जो थे वो लड़ रहे थे। और उसके बाद कुंवर सिंह जो थे आरा में कुंवर सिंह जो थे, बाबू कुंवर सिंह, वो आई थिंक कहाँ से, हाँ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से वो लड़ रहे थे, बिहार से ये लड़ रहे थे। उसके बाद एक अहमदुल्ला शाह, ये उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं हैदराबाद के आसपास के इलाकों से ये लड़ रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, किनके साथ, नाना साहब के साथ लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। तात्या टोपे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर इंडिया। उसके बाद शाहमल, एक यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बड़ौद, वहां से शाहमल जो थे वो लड़ रहे थे। अब मेन बात ये थी कि अफवाह जो फैली थी, 3 अफवाह मेन थी। एक अफवाह ये थी कि कार्ट्रेज के ऊपर सुअर की चमड़ी का लेप था और खाने के अंदर जो था वो गाय की हड्डी होती थी, उसका पिसा हुआ चूर्ण, ये एक अफवाह ये, और एक अफवाह ये। तीसरी अफवाह ये थी कि लोगों का ये मानना है कि ब्रिटिशर्स के जो टाइम पीरियड थे वो 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1857 में बैटल हुई थी, वो 1757 में बैटल हुई थी, उस बैटल को पूरे हुए 6 साल हो गए, क्योंकि वो 23 जून को हुई थी और 23 जून को अब इनका शासन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को लगा कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं बैटल होने के बाद उनका शासन हो जाएगा खत्म। तो ये 3 अफवाहें फैली थी। और उसके बाद क्या कहते हैं ऐसी अफवाह जो थी बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ रही थी। अब दूसरा इसमें कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में जो रिफॉर्म हुए थे ना वो भी क्रांति का एक कारण हो सकता है, क्योंकि रिफॉर्म में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए हमारे इंडिया के अंदर, जो हमें बुरा लगा। इंग्लिश स्कूल सेटअप करे, कॉलेजेस सेटअप करे, और वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट पढ़ाने लग गए ये लोग। इन लोगों ने सती प्रथा को खत्म करा, तो हमें लगा कि हमारे कस्टम में घुस रहे हैं। रीमैरिज की बात करी तो ये चीज़ हमें बुरी लगी। और दूसरा ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो राजा थे वो मिस गवर्नमेंट चला रहे हैं, और उसके तहत उन राजाओं को हटाया गया।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने में मदद करी थी, जो लोगों को अजीब सी लगी, क्योंकि सती प्रथा कई सालों से इंडिया में चलती आ रही है और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बुरी लगी। हालांकि ये ठीक भी थी, लेकिन सोसाइटी में जो लोग थे उन लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं, झांसी, सतारा, ऐसे बहुत सारे अवध के इलाके थे जो मिस गवर्नमेंट की वजह से कहा गया कि ये चलाने लायक आप लोग हो नहीं, इसीलिए आपसे इलाका छीन लिया जा रहा है। तो इसीलिए रिवॉल्ट जो था बहुत मेजर कॉज बना, जहाँ पर अवध के नवाब को सबसे पहले कैप्चर करवाया गया। कैसे? बंगाल तो इन्होंने सिराजुद्दौला से लड़के बंगाल कैप्चर कर लिया, और बंगाल के बाद जो दूसरा प्रांत पास में आता है वो था अवध। अवध को इन लोगों ने कैप्चर करा, और अवध को कैप्चर करने का तरीका देखो कितना खतरनाक था। अवध के राजा थे, उनसे से सबसे पहले 1801 के अंदर सब्सिडी अलायंस करा गया। सब्सिडी अलायंस मैंने आपको बताया था मिलिट्री कारण होता था, सॉरी पॉलिटिकल रीजन था। सब्सिडी अलायंस के तहत कहते थे कि हम आपको क्या कहते हैं ऐसे ऐसा 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 कुछ देंगे, सब्सिडी अलायंस में आप हमारे साथ साइन कर लीजिए। सब्सिडी अलायंस में जब साइन कर लिया जाता था तो उसके लिए क्या कहते हैं इनको अपनी सेना नहीं रखनी होती थी, और इनको पता था कि जो अवध का रीजन है ना, अवध की जो जगह है वो इंडिगो के लिए उगाने के लिए बहुत अच्छी है, वो मिट्टी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में पता था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ समय के बाद उनको ये बोला गया कि आप यहाँ पे शासन नहीं चला सकते हैं, आपके बस की नहीं है। दूसरा, आप क्या कहते हैं जनता के बीच में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है और आपको शासन सही तरीके से चलाना नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको हमें अपना शासन सौंपना होगा। तो इस तरीके से डलहौजी ने क्या कहते हैं सबसे पहले शासन इनसे ले लिया और इनको कलकत्ता की जेल में जाके भेज दिया। तो ये सबसे बुरा तरीका था कि जेल में भेजा गया। और उसके बाद जो अवध के अंदर जो तालुकदार थे, जोतदार थे, जमींदार थे, मंडल थे, कुछ भी बोल लीजिए आप, उन सभी से भी क्या कहते हैं उनका शासन छीन लिया गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अपने राजा के प्रति वफादार थे तो पहले आप राजा को टैक्स दिया करते थे, और अब राजा को टैक्स ना देते हुए आप जमींदारों को टैक्स देंगे, मतलब हमें यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देंगे। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी जो जमींदारी थी वो भी इनके ऊपर क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनसे ही पैसा वसूल करने के लोग लग गए। और इसके बारे में आपने 10th चैप्टर में कंट्री एंड द कंट्री साइड वाले चैप्टर में पढ़ा था अच्छी तरीके से, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। समरी सेटलमेंट 1856 में हुआ था। इसके तहत हुआ ये था कि जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी की सारी ज़मीनें ऑफकोर्स अंग्रेज़ों की हो जाएगी, और इससे अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से जो किसान थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, उनको भी हरास करके उनसे पैसा निकलवाना चालू कर दिया। इसलिए बहुत सारे ज़मींदार भी जो थे वो क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ हो गए थे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हनवत सिंह थे एक जगह के बरेली के, उनके बारे में बताया गया। अब ऑफ कोर्स ड्यूरिंग क्या कहते हैं 1857 क्रांति में बहुत सारे ताल्लुकदार और बहुत सारे राजा इसी वजह से क्रांति में साथ आए थे। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द इंडियन ऑफिसर्स शुरुआती समय में 1840 के अंदर जो रिलेशन था अंग्रेजों का अपने सिपाहियों के साथ वो काफ़ी अच्छा था, घुल मिल के रहना, होली, त्यौहार, दशहरा, क्रिसमस एक साथ मनाना। लेकिन इस दंगे के बाद लोगों के मन में, ऑफिसर्स के मन में क्या कहते हैं एक भावना ऐसी पैदा हो गई कि ये लोग दोबारा से रिवॉल्ट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स 1857 क्रांति में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का भरोसा इंडियन सिपाहियों से उठ गया, इसलिए गाली देना, उनसे दूरियां बनाए रखना और ऑफकोर्स मिसबिहेव करना, उसके साथ सिपाहियों को कार्ट्रिज छीन लेना उनसे, और ऑफकोर्स उनके साथ वो इम्पोर्टेंस ना देना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। अब लोगों को ये लगता था कि अंग्रेज़ों को भगाना है, इसलिए लोगों ने इश्तिहार बनवाए 25 अगस्त 1857 में, जिसमें इन लोगों ने घोषणा के अंदर पूरी तरीके से इसे आजमगढ़ घोषणा कहा गया। आजमगढ़ घोषणा में ये बताया गया किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम, धर्मी अधर्मी जितने भी लोग हैं सारे लोग आपस में मिलके अंग्रेजों को भगाने में मदद करेंगे। अब रिबिलियन चाहते क्या थे? रिबिलियन चाहते थे कि वो एक विजन बनाए यूनिटी का जिसमें सभी लोग एक साथ हो सके। दूसरी, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ सिंबल बनाया जाए जिसमें जैसे होता है ना नेशनलिज्म को लाने के लिए कोई सिंबल लाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ सिंबल लाना चाहते थे। दूसरा ये चाहते थे कि अगर अंग्रेज नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, क्योंकि सभी की अपनी प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम थी? राजा कहते हैं कि हमें अपनी जमींदारी वापस दे दो, जमींदार कहते हैं कि हमें अपनी जमींदारी वापस दे दो, राजा कहते हैं अपना हमारा शासन वापस दे दो, सिपाही कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती ये जो कार्टेज वाला सीन हो रहा है ये हमें ख़त्म करवा दो, हमें अच्छी जॉब दे दो, हमारा घर बनवा दो। सबकी अपनी अपनी डिमांड थी। ट्राइबल्स कहते थे कि जो अंग्रेज हमसे टैक्स लेते हैं उनसे टैक्स लेना छोड़ दें, किसान कहते हैं जो हमें टैक्स देना पड़ता है हम टैक्स ना दे। सबकी अलग डिमांड थी। इसलिए हमने विजन ऑफ यूनिटी के लिए क्या करा, हमने सभी कास्ट के लोगों को एक साथ कहा और हमने कहा कि मोहम्मद और महावीर दोनों पड़ेगा। और जिस तरीके से 1857 की क्रांति
1757 की क्रांति हुई थी, खराब हो गई थी, ऐसी हमें 1814 की क्रांति को अच्छा करना है, तो ये चीज़ हमने कोशिश करी। दूसरा, रिबेलियन चाहते थे कि पूरी तरीके से सिंबल बनाना, तो सिंबल क्या कहते हैं, अन्याय के खिलाफ एक सिंबल बनाना चाहते थे। और सिंबल में इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को, फिरंगी राज को एक वो समझ के चले ये लोग कि फिरंगी राज जो है वही एक ऐसा राज है जिन्हें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वही एक सभी समस्याओं का कारण हो सकता है, जिसमें किसान, ज़मींदार और राजा सभी पिस रहे हैं। तो हमें इसी को नष्ट करना होगा, और इसी को नष्ट करने के बाद ही हमारा जो पुराना प्रीवियस लाइफ थी, जैसे हमारा पहला चल रहा था, वैसा सिस्टम दोबारा वापस आ जाएगा। दूसरा, हम सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव चाहते थे, इसलिए लोगों ने क्या करा, इसलिए लोगों ने कानपुर से, मेरठ से दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में वो चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर को दोबारा से सत्ता में ला सके, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ वो ये सारा शासन दोबारा चाहते थे। और इसके लिए इन लोगों ने क्या करा, इसके लिए इन लोगों ने कोर्ट बना दिए, अपनी खुद की सेना बनानी चालू करी, अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए दल बनाने चालू करे, साइड बाय साइड वो बैटल्स जो थे अंग्रेजों के खिलाफ, छोटे बैटल्स लड़ भी रहे थे, लेकिन वही ऑर्गेनाइज नहीं था, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। और इसी वजह से क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी जो ये क्या कहते हैं सिस्टम था, ये जो विरोध हो रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, बहुत जल्दी उसको दबा दिया। दबाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, लैंड ऑनर्स को कहा, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनको कहा कि जो हमारे प्रति वफादार रहेंगे हम उनको अच्छा इनाम देंगे और उनको उनकी ज़मींदारी वापस दे देंगे, बस आप हमारी मदद करो रिवॉल्ट के अंदर। तो जगह जगह पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाने के बाद बहुत से लोगों से हथियार छीन लिए गए, और ऑफकोर्स इनके पास गन थी, तो गन के सामने कौन बोल सकता है। सनी देओल तो है नहीं हम लोग की हम 32 गोली खाने के बाद भी जिंदा रहेंगे। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जब क्रांति खत्म हुई तो बहादुर शाह जफर को लाल किले से भी निकाल दिया गया। 20 सितंबर 1857 के दिन लाल किले से निकाल दिया गया और उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। अब मेन बात ये होती है कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, तो उन्होंने छवियां बनाने की कोशिश करी और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करी, जिसे पैट्रियोटिक इमेज बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग, स्केचिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार की प्रिंटिंग, इन सभी में अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करी। कैसे, अगर हम देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे एक सिपाही, अंग्रेज सिपाही है, वो किस तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसको द रिलीफ ऑफ द लखनऊ नाम से इसको जाना जाता है, इस पेंटिंग को। और ऑफकोर्स ये पेंटिंग बहुत महंगी है। इसमें किस तरीके से ब्रिटिश नायक कैम्बेल और ऑटरम और हैवलॉक जो थे लखनऊ की घेराबंदी से अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। दूसरा, इसमें दिखाने की कोशिश करेगी है, इसको क्या बोलते हैं, द इन मेमोरियम में दिखाने की कोशिश करिए किस तरीके से सिपाही थे, इंडियन सिपाही, उन्होंने बेचारे ब्रिटिशर्स लोगों को, उनकी महिलाओं को किस तरीके से डरा धमका के उनको मार रहे। इसमें द मिस विलर ने इन्होंने अपना जान बचाने के लिए किस तरीके से गोलियां चलाई, तो ये एक मिस विलर पेंटिंग बहुत फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे द जस्टिस लेडी करके क्या कहते हैं, इन्होंने किस तरीके से सारे सिपाहियों को मार दिया, तो द जस्टिस करके पोस्टर बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद एक ये था जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टाइगर ऑफकोर्स बंगाल का क्या होता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। बंगाल के अंदर टाइगर जो होता है वो बहुत फेमस होता है ना, टाइगर तो बंगाल में होता है। वो किस तरीके से बच्चों को और महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वहाँ पे वो इससे बचाने की कोशिश कर रहा है बंगाल का टाइगर, तो वो चीज़ बंगाल टाइगर को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे तोपों को लगा के किस तरीके से जो विद्रोह कर रहा था उनको उड़ा दिया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। तो ये देखो फांसी लगाई जा रही लोगों के सामने, तो ये वही वाली बात है कि हमसे जो ऐठेगा वो घर बैठेगा, ये वाला सिस्टम था। उसके बाद यहाँ पे एक कनिंग है, लॉर्ड कनिंग, वो किस तरीके से इंडियन सिपाहियों को कितना छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि भैया हम आपको मदद कर दे, आपको क्या कहते हैं, कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो हम आपको भी काट देंगे, आपको भी ख़त्म कर देंगे। अब ये तो था ब्रिटिशर्स लोगों ने, लेकिन हम इंडियंस लोगों ने भी लोगों के लिए नेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए रोल निभाया। क्या किया हम लोगों ने, हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक इंस्पिरेशन स्टोरी बनाई, और उसके बाद सोसाइटी में फॉरेन रूल को ख़त्म करने के लिए दिखाया गया कि किस तरीके से एक लेडी है, उसने क्या कहते हैं फिरंगी रूल को ख़त्म करने के लिए अपने बच्चे को साथ लेके गई। फिर हमने बहुत सारे गाने भी लिखे इनके ऊपर, ताकि ऐसा नैरेटिव लोगों के सामने लगे कि हाँ भाई सुभद्रा कुमारी ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ये कहानी बनाई, जिससे लोगों के मन में क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक अच्छी नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। रिवॉल्ट जब खत्म हुआ, तो रिवॉल्ट खत्म होने के बाद बहुत सारे कॉजेज आए फेलियर के कि क्यों ख़त्म हुआ, मतलब ये क्रांति जो थी पूरी तरीके से हो क्यों नहीं पाई।
तो उसका कारण नंबर 1 कि नेशन वाइड नहीं था, ये नेता हमारे पास सही नहीं थे, सभी लोगों का इसमें सपोर्ट नहीं था, मॉडर्न एजुकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा गया, ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारी अच्छी गन थी जो उनके पास नहीं थी, है ना, और उसके बाद यूनिटी की कमी थी रिलीजियस को लेके। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और ब्रिटिश की रानी जो थी उसके नाम पर इंडिया के अंदर क्या कहते हैं रोल निभा लिया गया और नई भारतीय सेना जो है वो बनाई गई और उससे फिर एक नया नेशनलिज्म जो था वो शुरू होगा, वो बाद में हम देखेंगे। और वहाँ पे फिर फाइनली था कि जो गवर्नर जनरल बनते थे वही वायसराय बन गए। ओके, तो इतना ही आपने समझना है इस पूरे पार्ट के अंदर। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इतना सा पार्ट। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।